हेलो बच्चों, आज हम लोग जानेंगे परासरण। परासरण है क्या? सबसे पहले बोलते हैं परासरण। परासरण को इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्मोसिस। परासरण को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। अब परासरण क्रिया होती क्या है तो इसको समझ लेंगे बहुत ही छोटी और शॉर्ट डेफिनेशन में। तो परासरण में क्या होता है? विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। एक बार फिर से समझ सकते हैं। विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। यानी जो विलायक होता है वो तन्विलयन होता है और सांद्र की ओर अपने आप प्रवाहित होता है। किसकी सहायता से? अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से। अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके ये जाता है। अब ये क्रिया होती कैसे है उसे हम इस डायग्राम में समझ सकते हैं। होता क्या है, माना ये तुम्हारा पूरा क्या है? सॉल्यूशन है। क्या है? सॉल्यूशन है, विलयन है। ठीक है। अब विलयन को हमने दो भागों में बांट दिया। दो भागों में बांटेंगे, किसकी सहायता से बांटेंगे? अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से। अब अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली को बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब अर्धपारगम्य झिल्ली से हमने क्या कर दिया? दो सॉल्यूशन को दो भागों में बांट दिया। इधर सांद्र रख दिया, उधर तनु रख दिया। अब उसके बाद क्या किया? इसमें देखा हमने कुछ समय बाद विलायक के अणु क्या हो जाएंगे? विलायक के अणु छोटे होते हैं। विलायक के अणु छोटे होते हैं तो इसके छोटे छोटे पोर जो होते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली के, ये वाले पोर, तो इनका गमन इधर से इधर इस तरफ स्वतः ही अपने आप होने लगता है और कुछ समय बाद दोनों की सांद्रता बराबर हो जाती हैं। इसमें कंडीशन ये होती है कि विलायक के अणु इधर से इधर चले जाते हैं किंतु विलेय के अणु इधर से इधर नहीं जा पाते हैं। यही क्रिया क्या कहलाती है? परासरण क्रिया कहलाती है। और परासरण की क्रिया तुम्हारी दो प्रकार से होती है। एक होता है बाह्य परासरण और दूसरा होता है अंतः परासरण। बाह्य परासरण को क्या बोल सकते हैं? एक्सोऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे? एक्सोऑस्मोसिस। इसमें क्या होता है? एक ही एग्जाम्पल से तुम इसके सारे एग्जाम्पल याद कर सकते हो। बाह्य परासरण का मतलब होता है, जैसे इसमें बोल दे एग्जाम्पल, अंगूर का सिकुड़ना। अब अंगूर कब सिकुड़ेगा? अंगूर तब सिकुड़ेगा जब उसका जल बाहर चला जाएगा। उसका जल बाहर चला जाएगा। यानी अंगूर जो होती है उसकी ऊपर की जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। और उससे जब बाहर क्या परासरण की क्रिया क्या हो जाएगी? बाहर हो जाएगी। यानी उसका विलायक भाग बाहर चला जाएगा, जल बाहर चला जाएगा तो वह क्रिया क्या कहलाएगी? बाह्य परासरण। ये सभी चीज़ों में हो सकती हैं, बहुत सारे फलों में होती है। अब उसके बाद आते हैं अंतः परासरण। अंतः परासरण का मतलब क्या होता है? बाहर से अंदर आना। यानी बाहर से तुम्हारा विलायक जो होगा वो अंदर आएगा। वो क्या होता है? किशमिश का जल में फूलना। किशमिश जल में कैसे फूलती है? किशमिश को जल में डाल देते हैं तो बाहर जो जल होता है वो तुम्हारा क्या होता है? विलायक होता है और तनु होता है। तो विलायक जो होता है वो किशमिश की मेम्ब्रेन से क्या होता है? धीरे धीरे करके किशमिश के अंदर आ जाता है। आप रात में डालिए, सुबह देखेंगे तो आप वो अंगूर की तरह फूली हुई मिलेगी तुम्हें। तो ये क्या हो जाएगा? अंतः परासरण। तो एक लाइन में याद कर सकते हो, अंतः परासरण विलायक का अंदर आना, विलायक का अंदर आना, सांद्र की ओर अंदर आना, क्या कहलाएगा? अंतः परासरण। और बाह्य परासरण में क्या होगा? विलायक का बाहर निकलना। तो बाह्य परासरण में सिकुड़ना आती है और अंतः परासरण में फूल जाता है। क्लियर? धन्यवाद।